हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं पहले बता दे रहा हूँ क्योंकि आज की वीडियो में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के बारे में। एक एक चीज़ मैं आप लोगों को मौलिक अधिकार के बारे में बताऊंगा और एक एक चीज़ मैं आप लोगों को मौलिक कर्तव्य के बारे में बताऊंगा, यानी कि फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, उन सभी में आप लोगों को मौलिक अधिकार से या फिर मौलिक कर्तव्य से कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगे, आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कुछ नॉलेज इंप्रूव हो, क्योंकि मेरा यही उद्देश्य है कि आप लोगों को आज के बाद मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देर नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे संविधान में मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य हैं क्या। तो हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, आप सभी को पता है। ये लोकतंत्र होने के नाते हमारे संविधान द्वारा देश के नागरिकों के हितों हेतु कुछ मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। देश के नागरिक होने के नाते हमें अपने मूल अधिकारों के बारे में ज्ञान होना चाहिए, यानी कि पता होना चाहिए, तभी हम अपने अधिकारों का समुचित प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही शोषण के विरुद्ध अपनी रक्षा भी कर सकते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। अब यहाँ पे बात की जाए कि कितने मौलिक अधिकार हैं और कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, यानी 6 टोटल आपके मौलिक अधिकार हैं और 11 टोटल यहाँ पे मौलिक कर्तव्य हैं इस समय। मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3, याद रखिएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बनता है कि कितने हैं। 6 मौलिक अधिकार हैं और 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और यहाँ पे अगर पूछे आपसे कि मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस भाग में है, तो भाग 3 में है। और भाग 3 में अनुच्छेद 12 से यहाँ पे 35 में निहित है। और 11 जो मौलिक कर्तव्य हैं उनका समावेश जो हुआ है वो भाग 4A में हुआ है, 4A में हुआ है मौलिक कर्तव्य का। जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं वो भाग 4 के ए में हैं और जो टोटल यहाँ पे मौलिक अधिकार हैं टोटल 6 हैं, वो भाग 3 में है, अनुच्छेद से 12 से लेकर 35 तक। अब यहाँ पे मौलिक अधिकार के बारे में सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे, एक एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे मैं आप लोगों को दूंगा, फिर हम चलेंगे मौलिक कर्तव्य की तरफ। तो मौलिक अधिकार की बात की जाए तो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार भारत के संविधान द्वारा अपने नागरिकों को यहाँ पे प्रदान किया गया मूल अधिकार है कि उनको क्या क्या अधिकार है। ठीक है, ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है। यहाँ पे जितने भी व्यक्ति हैं भारत के अंदर पैदा होते हैं उसको ये मौलिक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। मानवीय गरिमा की रक्षा के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है, जो कि देश के सभी नागरिकों को जन्म से ही प्राप्त होता है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा का प्रावधान भी किया गया है, यानी कि किसी के अधिकार की यहाँ पे उल्लंघन किसी के अधिकार का हो रहा है, मौलिक अधिकार का, तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, वो उसकी मूल अधिकारों की रक्षा करेगा। अगर यहाँ पे अब बात करें, यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है कि मूल संविधान जो था, जो आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था भारत में, उसमें कितने मौलिक अधिकार थे, तो वहाँ पे अगर बात करें तो टोटल 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, वहाँ पे 7 था, प्रेजेंट टाइम में 6 है। तो वहाँ पे जब मूल संविधान बना था तो उसमें 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन यहाँ पे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको मैं बता दे रहा हूँ, 44वां संविधान संशोधन काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1978 का। इसमें क्या हुआ था, जो मौलिक अधिकार था एक संपत्ति का अधिकार, इसको मौलिक अधिकार से हटा के यहाँ पे कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब जो संपत्ति का विवाद होता क्या होता है कि वो कानून के तहत उसकी लड़ाई लड़ी जाती है। ठीक है, और ये अनुच्छेद 300A में इसमें प्रेजेंट टाइम में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको 2-3 क्वेश्चन आपको तैयार हो गया कि जो मूल संविधान था उसमें टोटल 7 मौलिक अधिकार थे। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको मौलिक अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300A में इसको रखा गया है। ठीक है, आप लोग याद हो गया होगा। अब यहाँ पे जो मौलिक अधिकार हैं 6, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत 6 मौलिक अधिकार हैं, वे इस प्रकार गारंटीकृत क्यों किया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये गारंटी देता है कि हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी भारतीय संविधान। तो यहाँ पे संविधान के 6 मौलिक अधिकार हैं भारतीय संविधान के। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है मौलिक अधिकार सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
अब यहाँ पे देखिएगा अनुच्छेद 12 के बारे में, अगर सबसे पहले 14 से 35 तो सब पढ़ाते हैं, 12-13 कोई नहीं बताता। तो यहाँ पे अनुच्छेद 12 की बात की जाए तो अनुच्छेद 12 में राज्य के बारे में परिभाषित किया गया है कि राज्य क्या होता है। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि अनुच्छेद 12 में क्या है, तो अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 13 में क्या बताया गया है, अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों के से असंगत या उनका अनादर करने वाले कानूनों की परिभाषा की गई है। यानी कि जो अगर मौलिक अधिकार हैं उसके अधिकारों का अगर उल्लंघन हो रहा है तो किस कानून का प्रयोग करा जाएगा, उसके बारे में यहाँ पे अनुच्छेद 13 में यहाँ पे परिभाषित किया गया है। तो आपको अब आज के बाद याद रहना चाहिए कि अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है और अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों के से असंगत या उनका अनादर करने वाले कानूनों को परिभाषित किया गया है। 12-13 याद हो गया। अब 14 से लेकर 35 तक मैं आप लोगों को याद करा दूंगा। अब चलते हैं हम, पहला जो मौलिक अधिकार था समानता का अधिकार। समानता का अधिकार यहाँ पे अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। समानता का अधिकार 12-13 आपको याद हो गया। अब आता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार आपका अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है। इसमें 14 कौन सा है, 15 कौन सा है, 16 किस लिए है, 17 किस लिए, 18 किस लिए, आगे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे 14 अनुच्छेद देखते हैं। विधि के समक्ष समानता या समता कह सकते हैं, दोनों चीज़ें सेम है। यानी कि कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, यही अनुच्छेद 14 में बताया गया है। अनुच्छेद 14 के अनुसार देश के सभी नागरिकों को विधि के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है। इसका अर्थ है कि विधि यानी कि कानून सभी नागरिकों के लिए समान है और सभी नागरिकों को कानून का समान संरक्षण दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि जिसके पास पैसा ज़्यादा है तो उसको कानून अच्छी दी जाएगी, या फिर जिसके पास कम पैसा है उसको कानून का यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। संविधान में सबके लिए कानून बराबर है, अनुच्छेद 14 ये कहता है। अनुच्छेद 15 क्या है, भेदभाव का पर रोक। आपने आर्टिकल 15 मूवी भी देखी होगी, उसमें भी आप लोगों को देखे होंगे तो आपको पता होगा। ऐसी मूवीज़ देखना चाहिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो मूवीज़ हों। तो यहाँ पे देखेंगे अनुच्छेद 15 जो है वो किसी भी धर्म से हों, किसी भी लिंग की हो, यानी कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, जेंडर जो भी होगा आपका जेंडर, थर्ड जेंडर, तो सब किसी भी जात की हों, किसी भी वंश के हों, किसी भी मूल के हों, कहीं भी आप पैदा हुए हैं भारत में, सभी के यहाँ पे सभी को बराबर का यहाँ पे अधिकार प्राप्त है। किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 15 यानी कि आर्टिकल 15 में कहा गया है, भेदभाव पर रोक। अब यहाँ पे अनुच्छेद 16 देखते हैं, सार्वजनिक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 ये कहता है कि अगर आप कहीं भी सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो सभी में सरकारी सेवाओं में सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। अनुच्छेद 17 ये कहता है, ये 17 और 18 में काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। 17 ये कहता है अनुच्छेद कि किसी भी प्रकार की छुआछूत को यहाँ पे निषिद्ध किया जाए, यानी कि उस पर रोक लगाई जाए, छुआछूत का उन्मूलन किया जाए। तो आर्टिकल 17 क्या कहता है आपको पता होना चाहिए, अस्पृश्यता का उन्मूलन। 18 क्या कहता है अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का उन्मूलन, यानी कि उपाधियों का अंत कर दिया गया। यहाँ पे इसको मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। 18 का मतलब है, अनुच्छेद 18 में, अनुच्छेद 18 के अनुसार विद्या और सेना के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। साथ ही देश के नागरिक बिना राष्ट्रपति की अनुमति के विदेशी सरकारों या संस्थानों से किसी प्रकार की उपाधि धारण नहीं कर सकते। यानी कि किसी को डिलीट, मतलब कोई भी ऐसी उपाधि दे दी जाती थी जो अब जो है अनुच्छेद 18 में ही कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति है उसको उपाधि नहीं दी जाएगी। वो बाहर से अगर कोई जैसे दूसरा देश किसी को उपाधि दे देता है तो उसमें राष्ट्रपति की यहाँ पे मंजूरी होनी चाहिए। तो उपाधियों का उन्मूलन किया गया अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 19 की तरफ चलेंगे। अब आता है यहाँ पे समानता का अधिकार खत्म हो गया। अब आता है 19 से लेके 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, कि हम कहाँ पे हमको क्या क्या स्वतंत्रता प्राप्त है, किस अनुच्छेद में क्या बताया गया, इसके बारे में यहाँ पे अनुच्छेद 19 से लेके 19 यहाँ पे अनुच्छेद 22 में यहाँ पे स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे अनुच्छेद 19 की बात करें तो यहाँ पे स्वतंत्रता के 6 अधिकार दिए गए हैं भारतीय लोगों को। अनुच्छेद 19 के अनुसार नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार है, जो निम्न प्रकार से है। जैसे आप बोलने, जिसको कहते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की आज़ादी होती है, आप कुछ भी आप बोल सकते हैं। यहाँ पे लोकतांत्रिक देश में यही सबसे बड़ा यहाँ पे फ़ायदा होता है कि आप कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये हो गया बोलने या एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा है शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, यानी कि आप कहीं पे भी शांति के ढंग से कोई भी सम्मेलन कर सकते हैं, ठीक है।
संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, यानी कि आप कोई भी ग्रुप बना सकते हैं, कोई भी संघ बना सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। देश में आबाद संचरण करने की स्वतंत्रता, यानी कि आप देश में कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं, आ जा सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। देश में कहीं भी निवास करने का अधिकार, आप देश के किसी भी हिस्से में जाके बस सकते हैं, घर बना सकते हैं। व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता, यानी कि आप पूरे देश में स्वतंत्र हैं, कोई भी व्यवसाय आप चुन सकते हैं। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं आर्टिकल 19 यानी कि अनुच्छेद 19 में दी गई हैं भारत के नागरिकों को। अनुच्छेद 20 क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ये ध्यान से देखिएगा अनुच्छेद 20 के बारे में। अनुच्छेद 20 के अनुसार किसी व्यक्ति को सिर्फ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो अनुच्छेद 20 क्या कहता है? किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 20 में इस चीज़ को बताया गया है। अब 21 और 22 बचा है, लेकिन 21 में एक और अनुच्छेद ऐड कर दिया गया, अनुच्छेद 21A, उसको भी डिस्कस करेंगे। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है 21A से। अनुच्छेद 21 पहले देखते हैं। अनुच्छेद 21 है निरोध तथा गिरफ्तारी के से संरक्षण, यानी कि अनुच्छेद 21 कहता है कि नागरिकों को गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान किया जाएगा, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को गलत ढंग से यहाँ पे गिरफ्तार किया जा रहा है तो वो उसका विरोध कर सकता है। अनुच्छेद 21A देखिएगा, 21A ध्यान से देखिएगा, शिक्षा का अधिकार। आपसे पूछ लेता है डायरेक्ट एग्जाम में, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 21A में है। और यहाँ पे क्या बताया गया? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। निःशुल्क का मतलब फ्री में, और 100% उसको शिक्षा प्रदान की जाएगी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। ये कहाँ बताया गया? अनुच्छेद 21 में, शिक्षा के अधिकार में। अनुच्छेद 22 है जो, उसमें देख लीजिएगा, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 22 क्या बोलता है कि नागरिकों को गिरफ्तार एवं निरोध से संरक्षण हेतु यहाँ पे अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसमें गिरफ्तारी का कारण आपको बताना होगा। कोई गिरफ्तार करने आ रहा है पुलिस वाला आपको, तो उसको आपका गिरफ्तारी क्यों कर रहा है आपको उसका कारण बताना होगा। वकील से सलाह ले सकते हैं आप, उसको 24 घंटे का समय दिया जाएगा, और मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा उसको 24 घंटे के अंदर ही अंदर। आप वकील से सलाह ले सकते हैं, आप कारण पूछ सकते हैं कि क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, और 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस वालों को प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, ये हो गया अनुच्छेद 22। अब अगला है यहाँ पे शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये 23-24 अनुच्छेद है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर आपका शोषण हो रहा है तो क्या आपको अधिकार प्राप्त है, इसके बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 13 है मानव के यहाँ पे दुर्व्यापार, मानव के दुर्व्यापार, बलात्कार, यहाँ पे बालक होगा, यहाँ पे बालक श्रम, बाल्य श्रम होगा, तत्का यहाँ पे प्रतिषेध। यानी अनुच्छेद 23 क्या कहता है? इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को क्रय विक्रय अर्थात मानव तस्करी जो होता है, आप देखे होंगे सुने होंगे कि मानव तस्करी यहाँ पे अपराध है, इसको यहाँ कहाँ पे बताया गया है? अनुच्छेद 23 में बताया गया है। और बाल श्रम यानी कि जो बच्चा यहाँ पे 18 वर्ष से कम की आयु का है, उससे आप उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करा सकते। अब आता है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में कारखानों एवं जोखिम भरे कार्यों में बालकों के नियोजन का प्रतिरोध। यहाँ पे अभी जो मैंने बताया अनुच्छेद 23 में, उसका ही एक यहाँ पे विस्तृत रूप बताया गया अनुच्छेद 24 में कि किसी भी कोई कारखाना है, कोई ऐसा काम है जिसमें जोखिम है, तो वहाँ पे बच्चों से काम ना कराया जाए। यहाँ पे बच्चों का यहाँ पे मतलब है 14 वर्ष से कम के बच्चों का। ठीक है, याद रखिएगा 23-24 यहाँ पे जो आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन बनता है 23-24 अनुच्छेद। अगला है यहाँ पे देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में देखेंगे यहाँ पे आप देश के सभी नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए संविधान द्वारा अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक निम्न स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। 25 से लेकर 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब 25 से लेकर 28 तक है, तो चारों यहाँ पे देखेंगे हम। 25 में क्या है? अपने अंतःकरण की एवं धर्म को अबोध रूप से मानने वाले प्रचार एवं आचरण की स्वतंत्रता है। यानी कि अनुच्छेद 25 के अनुसार नागरिक को अपने अंतःकरण में, यानी कि हम अपने अंदर से क्या फील करते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, उसके लिए हम स्वतंत्र हैं। अनुच्छेद 26 क्या है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। यानी कि आप अनुच्छेद 26 के अनुसार नागरिक अपने धार्मिक कार्यों का यहाँ पे प्रबंध कर सकता है कि हम पूजा पाठ करेंगे,
आप जो भी जिस भी धर्म के हैं वो आप कार्यक्रम कर सकते हैं। अनुच्छेद 27 बताता है कि किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि हेतु करों से के संदाय, यहाँ पे संदाय के बारे में स्वतंत्रता भी मैं बताता हूँ, इसको समझाता हूँ। अनुच्छेद 27 के अनुसार राज्य कोई भी ऐसा कर नहीं लगा सकता जिसका उपयोग किसी विशेष धर्म के नागरिकों हेतु किया जाए। यानी कि सरकार जो है, गवर्नमेंट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, इस प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगा सकती जिस पैसे का उपयोग वो किसी के धार्मिक कार्यों के लिए करे। ये हो गया आपका अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 28 क्या है? कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना हेतु उपस्थित होने संबंधी स्वतंत्रता। यानी कि कोई भी ऐसा शिक्षण संस्थान है जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड है, गवर्नमेंट शिक्षण संस्थान, वहाँ पे आप किसी भी प्रकार का धार्मिक कार्यक्रम, अनुष्ठान, गोष्ठी नहीं कर सकते। प्राइवेट वाले कर सकते हैं, लेकिन सरकारी संस्थान है कोई शिक्षण संस्थान, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें बाध्य है। अनुच्छेद 28 कहता है ये। अब है अगला, देखेंगे सांस्कृतिक और शैक्षिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 29 और 30। 28 तक हो गया आपका 12 से लेके। अब 29-30 देखते हैं क्या है, सांस्कृतिक और शैक्षिक स्वतंत्रता। 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 देश के अल्पसंख्यक वर्ग के नागरिकों के हितों हेतु उनके संरक्षण हेतु अधिकार प्रदान करता है, जिसमें अल्पसंख्यक वर्ग की लिपि, भाषा और संस्कृत संरक्षण संबंधी अधिकार प्रदान है। यानी कि जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, जिनकी संख्या भारत में कम है, उनकी लिपि क्या है, लिखते किस भाषा में है, उनकी भाषा क्या है, बोलते किस भाषा में, उनका सांस्कृतिक संरक्षण है, उसके यहाँ पे उसका सांस्कृतिक संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्ग बार बार आर्टिकल 29 के बारे में बोलता रहता है, आपने ध्यान से देखा होगा अगर न्यूज़ तो आपको सुनाई दिया होगा। अनुच्छेद 30 क्या है? अनुच्छेद 30 है अल्पसंख्यक वर्गों का शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने संबंधित अधिकार। अनुच्छेद 30 ही ऐसा है जो मदरसों, आप मदरसा सुने होंगे, उनका यहाँ पे उनकी स्थापना के बारे में यहाँ पे बताता है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार प्रदान करता है कि यानी आप अपने धर्म के लिए शिक्षण संस्थान बना सकते हैं और उसका प्रशासन खुद कर सकते हैं। आर्टिकल 30 यानी कि अनुच्छेद 30 ये कहता है। आप संवैधानिक उपचारों का अधिकार देखते हैं। आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार नागरिकों को मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी ये कर सकता है और हाई कोर्ट भी कर सकता है का दरवाज़ा खटखटाने का अधिकार आपको देता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये में आप कर सकते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। न्यायालय सरकार को अधिकारों को लागू करने के लिए आदेश जारी कर सकता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के आर्टिकल 32 और से लेके 35 में दिया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 32, इस अनुच्छेद के अनुसार न्यायालय 5 प्रकार के रीट दे सकता है। 5 प्रकार के रीट दे सकता है, याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि आर्टिकल 32 के तहत न्यायालय आप कितने प्रकार के रीट दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, पहला रीट है 5 प्रकार के जो है उसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार पृच्छा। यहाँ पे 5 प्रकार के रीट दे सकते हैं आप अनुच्छेद 32 के अनुसार। ये पांचों प्रकार के रीट यहाँ पे मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, नहीं तो आप लोग मिस कर जाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। और मेरा यहाँ पे पढ़ाने का मोटिव यही है कि एक एक चीज़ आप लोगों को बताता चलूँ। तो पहला यहाँ पे है रीट बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबेस कॉर्पस इसको कहते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है कि शरीर सहित पेश करना। जब आपको गिरफ्तार किया जाता है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का यही मतलब मैं समझा देता हूँ मोटे मोटे में, कि जब कोई आपको गिरफ्तार करता है, कोई क्या गिरफ्तार करेगा, पुलिस वाले गिरफ्तार करेंगे, तो पुलिस वाले जब आपको गिरफ्तार करेंगे तो आपको वो जेल में 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकते गिरफ्तार करने के। 24 घंटे के अंदर ही अंदर आपको उनको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। यही होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा परमादेश मैंडमस। परमादेश का अर्थ है हम आदेश देते हैं। हम आदेश देते हैं क्या, ये न्यायालय बोल रहा है। यह आदेश तब जारी किया जाता है जब कोई सरकार या उसका कोई उपकरण अथवा अधीनस्थ न्यायाधिकरण या निगम या लोक प्राधिकरण अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने में असफल रहता है, तब न्यायालय इस प्रकार के आदेश में कानूनी कर्तव्यों को पालन करने का आदेश देता है। तो यही होता है परमादेश। अगला है यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे रीट उत्प्रेषण। सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय, ट्रिब्यूनल या अर्ध न्यायिक प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए आदेश को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण रीट को जारी किया जाता है। यानी कि कोई भी यहाँ पे ट्रिब्यूनल है या फिर यहाँ पे अधीनस्थ न्यायालय है, वो कोई आदेश जारी किया है तो ये उत्प्रेषण जो है
रीट, इसके द्वारा उस आदेश को यहाँ पे उसको रद्द किया जाता है। प्रतिषेध है प्रोहिबिशन। निषेधाज्ञा का अर्थ है कि रोकना, इसको स्टे कहते हैं कि ये स्टे ले लिए, तो किस रीट के तहत लेते हैं? प्रतिषेध के तहत। इस अधिकार के द्वारा उच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय या जैसे शहर का कोई न्यायालय है, जिला न्यायालय, अर्ध न्यायिक सिस्टम को कार्यवाही रोकने का आदेश देता है। इस रीट को जारी करने के बाद अधीनस्थ न्यायालय में कार्यवाही समाप्त कर दी जाती है, स्टे लग जाता है उस पर। अगला रीट 5वां, अधिकार परीक्षा, को वारंटो इसको कहते हैं। अधिकार परीक्षा का अर्थ है आपका अधिकार क्या है। यह रीट तब जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर बिना किसी अधिकार के कार्य करता है, तो न्यायालय इस रीट के द्वारा उसके अधिकार के बारे में जानकारी प्राप्त करती है। उस व्यक्ति के उत्तर से अगर संतुष्ट न हो तो न्यायालय उसके कार्यों पर रोक लगा सकती है। तो ये 5 प्रकार के रीट थे आर्टिकल 32 यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत। अगला देखेंगे 33, 34, 35 संवैधानिक उपचारों का अधिकार में। तो अनुच्छेद 33 है, अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 32 ही था आर्टिकल, लेकिन 33, 34, 35 भी पढ़ लीजिए। अनुच्छेद 33 कहता है यह अनुच्छेद संसद को सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसी और समान बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को यहाँ पे प्रतिबंधित करने या रद्द करने या हटाने की शक्ति देता है अनुच्छेद 33 के तहत। ठीक है, संसद को। अनुच्छेद 34 क्या है? इस अनुच्छेद के अनुसार मार्शल लॉ, जो सैन्य शासन होता है, लागू करने पर मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया जाता है। जैसे अगर मार्शल लॉ लग गया आप किसी भी देश में, तो वहाँ पे लोगों को मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है अनुच्छेद 34 के तहत। अनुच्छेद 35 क्या है? यह अनुच्छेद संसद को मौलिक अधिकारों पर कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है कि आपके मौलिक अधिकारों पर नया कानून बनाया जा सके। आर्टिकल 35 के तहत ये संसद को यहाँ पे ये शक्ति देता है। तो अनुच्छेद 35 भी हो गया, यानी कि आपका यहाँ पे मौलिक अधिकार पूरा आपको मैंने पढ़ा दिया है, फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है आपकी? देश आपको कुछ अधिकार देता है तो आपका भी कुछ यहाँ पे कर्तव्य बनता है कि आपका देश के प्रति क्या कर्तव्य है, वही मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए, हमारे देश की एकता को बनाए रखने के लिए मदद करना भारत के नागरिकों का नैतिक यहाँ पे अधिक जिम्मेदारी है। संविधान 42 ये आपका जो है मौलिक कर्तव्य, ये आपका शुरुआत में जो था वो नहीं था, इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, संविधान का 42वां संविधान संशोधन 1976, 44वां आपका 1978 में हुआ था और 42वां 1976 में हुआ था। संविधान के भाग 4(1) के तहत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था, यानी कि मूल संविधान में नहीं था। ये मूल संविधान में संशोधन किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में, तो इसको आपके मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था और इस समय 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 11वां आपको मैं बताऊंगा कब जोड़ा गया था। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 51A में 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। इस समय इसमें कहा गया है कि यह प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि प्राखंड जो कि भारत में अनुच्छेद 51 के तहत 10 मौलिक कर्तव्य यहाँ पे शुरुआत में जोड़े गए थे। बाद में 2002 में संविधान के 86वें संविधान संशोधन 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। इस प्रकार भारतीय संविधान में टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य, यानी कि 11 यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं टोटल। अब यहाँ पे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को देख लेते हैं। संविधान क्या क्या है ड्यूटीज़ आपकी, हमारी सबकी? संविधान को सर्वोच्च मानकर उसका आदर एवं पालन करना एवं राष्ट्रगान एवं राष्ट्रध्वज का सम्मान करना। ये आपके संविधान में लिखा है कि आप राष्ट्रध्वज का सम्मान करें, राष्ट्रगान का सम्मान करें। अगर आप संविधान को मानते हैं, संविधान के बारे में कहते हैं कि संविधान से देश नहीं चल रहा है, तो अगर आप संविधान को मानते हैं तो आप सभी को राष्ट्रगान का और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना चाहिए। देश की स्वतंत्रता को प्रेरित करने वाले जीवन मूल्यों एवं आदर्शों को हृदय में संजोकर रखना एवं महापुरुषों के पथ पर अनुगमन करना, यानी उनका पालन करना। देश की संप्रभुता, अखंडता और एकता बनाए रखना एवं देश की रक्षा करना सभी नागरिकों का कर्तव्य है। चौथा है देश की रक्षा का एवं आह्वान किए जाने वाले पर देश की सेवा करना। अगला है, यहाँ पे देखेंगे, देश के लोगों में भातृत्व, समरसता एवं बंधुत्व की भावना का विकास करना, स्त्री सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली कुप्रथाओं का त्याग करना। अगला है देश की संस्कृति, समृद्धि, विरासत का संरक्षण एवं विकास करना। 7वां है पर्यावरण की रक्षा करना एवं जीवों के प्रति दया भावना रखना, आपका कर्तव्य है।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, मानवतावादी नज़रिया बनाना। 9वां है 9th, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा एवं हिंसा से दूरी बनाए रखना। 10वां है व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से उत्पन्न यहाँ पे उन्नति के पथ पर बढ़कर राष्ट्र निर्माण में योगदान देना। और 11वां है जो कि आपका 2002 में जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए यहाँ पे अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान रखा गया था। तो ये हो गए पूरे 11 के 11 मौलिक कर्तव्य। दोस्तों, अगर इस वीडियो की आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाकर बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हर दिन इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए, क्योंकि यहाँ पे मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ कोशिश करता हूँ कि एक भी चीज़ आपकी छूटे ना, हर चीज़ आपको डिस्कस कर दी जाए यहाँ पे। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।